मेरे पर कोई एक अगर आदमी भी इल्ज़ाम लगा दे कि नईमी साहब ने हमारे साथ धोखा किया, हमसे पैसा लिया, हमसे रिश्वत लिया, तब मेरा काम किया, तो हम लोग ये इस योजना को अगर अकेले लें तो हम समझते हैं कि हमारे जो पिछले विधायक हैं उनके पूरे कार्यकाल 16 साल के अमाउंट से भी ज़्यादा होगा। ये आज पूरे प्रदेश में गठबंधन का आंधी चल रहा है। आप अब तो मेरे बारे में बोलने से पहले अपने गरेबान में झांक करके देख लो, उसके बाद दूसरे के बारे में बोलो। सिक्किम में घर, सिलीगुड़ी में 2-3 जगह घर, किशनगंज में 2-3 जगह ज़मीन घर, दिल्ली में घर, पटना में घर, बहादुरगंज में ज़मीन, आपका पवाखाली में ज़मीन। आपकी जितने लोग MIM में मेरे साथ थे आज वही लोग, आज वही हमारा टीम है। आज सारे लोग MIM के हैं। उस विधायक जी नहीं कर पाए, अब जब कर देते हैं तो अब मुंह में आवाज़ नहीं होती है। हाय, मेरा नाम इरशाद शेख है और आप देख रहे हैं इरशाद की रिपोर्ट। बिहार में अगले कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले बिहार के लगभग सभी विधानसभा क्षेत्र में सभी पार्टी, सभी नेताओं में हर तरह की तैयारियां जो है ज़ोरों शोरों से है। और आज जो है हम आए हैं एक ऐसे सीट के ऊपर चर्चा करने, एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर चर्चा करने जो कि किशनगंज का बहादुरगंज है। ये बहुत ही ज़्यादा हॉट सीट बन गए हैं और इस सीट को लेकर, इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर किस तरह के तमाम चीज़ों को लेकर तमाम नेता, तमाम पार्टी जो है हलचल कर रही है, ये लोगों के लिए बहुत ही रोमांचक हो गया है। लोग दिलचस्पी दिखा रहे हैं, लगाव दिखा रहे हैं, जुड़ाव दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कौन नेता क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किसके ऊपर किस तरह के आरोप प्रत्यारोप, टीका टिप्पणी की जा रही है। इसी कड़ी में आज हमारे ख़ास मेहमान हैं यहाँ के वर्तमान विधायक अंजार नईमी साहब, जो कि वेल एजुकेटेड है, जो कि विजन्स के साथ, मिशंस के साथ और यहाँ के लोगों को हर तरह से हर चीज़ों की सुविधा मुहैया करने की हर तरह की दावे और वादे कर रहे हैं। पिछले कई सालों से इनके तरफ से जो है हर वो कोशिश की गई है ताकि यहाँ के लोगों को डायरेक्टली, इनडायरेक्टली हर वो सुविधा मिले, हर वो लाभ मिले। और हम में से हर किसी को पता है कि 2020 में इन्होंने AIMIM के टिकट से चुनाव लड़े, लेकिन आखिरकार क्या वजह रही होगी, क्या कारण रहा होगा कि इन्होंने पार्टी जो है चेंज करके RJD में आ गए। और एक सारी जो एक्सप्लेनेशन है ये अपने तरफ से दे चुके हैं, आप सभी को पता चल गए हैं। और इन सवालों को करना, फिर आप लोगों तक उसी तरह की चीज़ों को पहुंचाना, मुझे लगता है कि वेस्ट ऑफ टाइम है। तो आज हम सर से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जब फिर से 2025 का विधानसभा चुनाव RJD से लड़ने जा रहे हैं तो किन मिशनों के साथ, किन विज़नों के साथ, इनका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और बहादुरगंज जैसे विधानसभा क्षेत्र को किस नज़र से ये अगले 5 साल में देखना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। चलिए, आपके तमाम व्यूअर्स का भी स्वागत है, तमाम व्यूअर्स को सलाम। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि कहा यह जाता है कि आप जो है पॉलिटिक्स में हर तरह के बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पार्टी चेंज होने के बाद कहीं ना कहीं आपके ऊपर हर तरह के आरोप लग रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विरोधी तो आरोप लगाएंगे ही, विरोधी, लेकिन तथ्यात्मक होनी चाहिए। तथ्य के साथ आरोप लगाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। और बगैर तथ्य के आप अटांग पटांग कुछ भी बोल दीजिएगा तो ये आरोप नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि विगत दिनों हमारे विधानसभा की क्या स्थिति थी, सड़कों की क्या स्थिति थी, ऑफिसों की क्या स्थिति थी, तो आज क्या स्थिति है, इससे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इसमें क्या चेंजिंग आए, क्या बदलाव आए। तो इसलिए अगर आपको आगे आप अगर जब सवाल होगा तो मैं आपको जवाब भी दूंगा कि हमने यहाँ क्या करने का काम किया, क्या किया। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ प्रूफ के साथ, डाटा के साथ मेरे पास मौजूद है। हम ऐसे तथ्य मतलब बगैर तथ्य के कोई बात नहीं करते हैं और बगैर ऐसा वो थथरई वाली हिसाब हमारे पास नहीं है। क्योंकि हम जीत करके आए तो हमने इलाके में विकास करने का काम किया, जगह जगह जहाँ जरूरी थे, जो ऐतिहासिक काम थे, पुल पुलियाँ बनाने का काम किया, जो नहीं हो पा रहे थे, जो बरसों से नहीं किया था, ऐसे पुलों को बनाने का काम किया, ऐसे रोडों को बनाने का काम किया। जो नहीं बनता है तो विधायक जी नहीं कर पाए, अब जब कर देते हैं तो अब मुंह में आवाज़ नहीं होती है। तो देखिए, इस तरह के बातों को ये मतलब ये गैर जिम्मेदाराना बात जो करते हैं, तो हम लोग गैर जिम्मेदार नहीं हैं, बहुत जिम्मेदारी के साथ इस पद का निर्वहन कर रहे हैं और पूरी मतलब डाटा और तथ्य के साथ हम आपको जवाब देंगे हर मामले का। जैसे सर मैं आपसे यही समझना चाहूँगा कि आप एक वेल एजुकेटेड पर्सनैलिटी के मालिक हैं और साथ ही साथ एक आप बिजनेसमैन हैं।
तो मेरा सवाल यही है कि आप एजुकेशन को लेकर पिछले 5 साल में किस तरह के इनिशिएटिव्स लिए हैं, पहल किए हैं, और साथ ही साथ यहाँ के नौजवानों को जो कि पलायन करके देश विदेश जॉब करने, नौकरी करने जाते हैं, उनके रोज़गार के लिए कोई ऐसा प्लान, योजना या फिर आपके पास रोड मैप वगैरह है? देखिए, जब शिक्षा का जहाँ तक बात आती है, पहले हमारे यहाँ जगह जगह हाई स्कूल हुआ करते थे। तो हम लोगों ने विधानसभा में इस संबंध में भी क्वेश्चन किया कि स्कूलों में शिक्षक नहीं होता था। हम लोगों ने क्वेश्चन किया, तो इसके बारे में हमारे पास सारा क्वेश्चन का, मेरे पास जितना ये है सारा मटेरियल्स मेरे पास मौजूद है कि किस संबंध में क्वेश्चन किया, कौन सा स्कूल भवन नहीं है उसके लिए क्वेश्चन किया। तो आज माशाल्लाह आप अगर देखिएगा तो हर पंचायत लेवल पर इंटर तक की पढ़ाई हो रही है। कोई बड़ा अगर पंचायत है तो उसमें 2-2 इंटर तक स्कूल है। आज आप अगर देखिएगा, उस वक्त गिना चुना अगर हमारे पूरे विधानसभा में देखिएगा तो एक गांगी हाई स्कूल था, एक रसल हाई स्कूल था, एक गर्ल्स हाई स्कूल बहादुरगंज था, और एक आपका बीबीगंज, एक टेढ़ागाछ। ये मतलब गिने चुने 5-6 हाई स्कूल हुआ करते थे। लेकिन आज हर पंचायत में हाई स्कूल है, हर पंचायत में 12 तक की पढ़ाई होती है। और जहाँ तक सवाल है कि टेढ़ागाछ में डिग्री कॉलेज नहीं था, इसके लिए हम लोगों ने कई बार विधानसभा में क्वेश्चन किए। मुख्यमंत्री का या सरकार का जवाब ये होता था कि जब तक हर सब डिवीज़न में डिग्री कॉलेज नहीं हो जाएगा तब तक आपके वहाँ विचार नहीं किया जाएगा। चूँकि ऑलरेडी चूँकि हमारे यहाँ एक ही ज़िला, एक ही सब डिवीज़न है, तो एक सब डिवीज़न होने की वजह से ऑलरेडी 3 डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ है। एक एफिलेटेड है, 2 रिकॉग्नाइज है, आपका नेहरू कॉलेज, बहादुरगंज कॉलेज, और एक आपका आज़ाद नेशनल कॉलेज, वो एफिलेटेड है। तो 3 डिग्री कॉलेज ऑलरेडी आपके वहाँ है। इसलिए और सब डिवीज़न में जब तक डिग्री कॉलेज नहीं हो जाता है तो आपके यहाँ तब हम विचार करेंगे वहाँ होने के बाद। लेकिन हम लोग पत्राचार करते रहे, सवाल करते रहे, तब लास्ट में मुख्यमंत्री को झुकना पड़ा। मुख्यमंत्री चिट्ठी निकाला, नोटिफिकेशन जारी किया हमारा टेढ़ागाछ के लिए। टेढ़ागाछ में डिग्री कॉलेज हो चुका है, वहाँ के लिए वहाँ ज़मीन की मांगा गया और ज़मीन उपलब्ध भी करा दिया गया है। 8 एकड़ से कुछ ज़्यादा ज़मीन का डिमांड था सरकार का, उतना ज़मीन चिन्हित कर करके दे दिया गया है। हम समझते हैं कि बहुत जल्द भवन का अलॉटमेंट आएगा और इंशाअल्लाह वहाँ भी हमारे बच्चे बच्चियाँ 1-आध साल में अपना ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर सकती हैं। तो हम लोगों ने काम करने का प्रयास किया। बहुत जगह भवन नहीं था, विधानसभा में क्वेश्चन करके भवन बनवाने का काम किया। अभी एक आपका यूट्यूबर है, वो हम ये कह रहे हैं कि आपको समझना चाहिए कि ये भवन क्या है। बोले ये स्कूल भवन बन के रेडी है, यहाँ स्कूल खुल जाना चाहिए था। हम कह रहे हैं कि वो स्कूल गांगी हाई स्कूल का पार्ट है। पहले तो आप इस चीज़ को समझोगे तब ना कि ये गांगी हाई स्कूल का पार्ट है। वो पार्ट है, लेकिन भवन आज तक आपका हैंडओवर में, कल ही गांगी गया, वो परसों मुझसे सवाल की थी, वहीं से शायद जा करके कुछ लोग कहे कि ये भवन जर्जर है, कुछ लोग उसमें रह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि रह रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन जब तक उसको हाई स्कूल को, मैंने पूछा मास्टर टीचर बोला कि आज नहीं, आज भी हम लोग को हैंडओवर नहीं हुआ है सर। वो जबकि भवन हैंडओवर करेगा तब मालिक उसका हाई स्कूल होगा, और उसका स्कूल है, ज़मीन स्कूल का जरूर है, लेकिन वहाँ जाने का रास्ता नहीं है, तो वो उसका यूज नहीं हो पा रहा है। और हैंडओवर हो जाएगा तो फिर कोई रास्ता निकलेगा। वही बात है कि बगैर कुछ जाने, सच्चाई को जाने, अनाप शनाप सवाल कर देते हैं। तो इस तरह का जानकारी रख करके बड़ा अच्छा लगा आपसे मिल करके कि आप बड़ा तथ्यात्मक बात करते हैं, और अच्छा होना भी चाहिए। आज तो कोई भी अनाप शनाप आकर के, एक पत्रकार आई मेरे पास, एक महिला है, हमसे वो सौदेबाजी करने लगी कि आपका पूरा कैंपेनिंग करेंगे, इतना लाख रुपया हमको दीजिए। हम कहे कि आप यहाँ का बजट क्या समझते हैं? क्या ये दिल्ली और इसका बजट है कि 20 करोड़ 25 करोड़? हम लोग तो यहाँ बहुत मामूली रकम से चुनाव लड़ते हैं भाई, लोगों के मोहब्बत से चुनाव जीता जाता है। आप जो सोच रहे हैं ऐसा संभव नहीं है। तो मेरे खिलाफ वो एंटी मतलब कैंपेनिंग करना शुरू कर दी है। तो खैर मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम यही कहेंगे कि भाई इस तरह का बड़ा अच्छा लगा आपसे मिल करके। आपके अंदर टैलेंट भी है, देखा मैं कि आप मुंबई से मास कम्युनिकेशन का कोर्स किए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा जो बदलाव आया शिक्षा के क्षेत्र में, टीचर की कमी थी, टीचर के लिए हम लोगों ने बार बार क्वेश्चन किया। हमारा नेता का अपना शुरू से ये था रोज़गार देने का। रोज़गार के लिए जब सरकार बनी तो इन्होंने अब शर्त रखा था कि भाई हम रोज़गार देना होगा। चूँकि यही मुख्यमंत्री थे, ये बार बार कह रहे थे कि पैसा कहाँ से लाएगा, 10 लाख रोज़गार देने की बात करता है, पैसा अपना बाप जो जेल में है उस बाप से पैसा लेके आएगा। ये मुख्यमंत्री का ऑन द रिकॉर्ड है, आप देखिएगा वीडियो में है। तो ये बोल रहे थे, और वही मुख्यमंत्री जब गठबंधन के साथ हुकूमत बनाते हैं तो उन्हीं के नेतृत्व में ये सारा नौकरी देने का काम होता है। तो ये तो हमारे नेता का देन है, तेजस्वी जी का देन है कि दबाव बना करके सारे लोगों को, उसके बाद 6.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया, जिसमें हमारे इलाके के हम समझते हैं कि हर परिवार से एक लड़का शिक्षक है। उसके बाद आप देख लीजिएगा और नौकरी में गए हमारे यहाँ से। और अगर आप देखेंगे
3.5 लाख पद को सृजित करने का काम किया, मतलब हमारे नेता के टाइम में। लेकिन वो उन पर आज तक बहाली नहीं हो रही है। आज हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं हैं, आज बड़े बड़े भवन बन गए हैं हमारे यहाँ, मतलब सरकार को इंफ्रा का अच्छा नहीं ये है, शौक है, बना दिए बड़ा बड़ा। आज 15-16 बड़े बड़े भवन APSC बने हुए हैं, लेकिन उसमें डॉक्टर तक नहीं है, कोई स्टाफ तक नहीं बैठ रहा है। कहीं ना कोई दवाई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का कोई एक स्टाफ को, ANM को, कंपाउंडर को या कोई हेल्थ मैनेजर को वहाँ बैठना चाहिए, वो भी स्टाफ नहीं है। सरकार बहाल नहीं करना चाह रही है। सरकार जब तक बहाल नहीं करिए, चूँकि लोगों का, पब्लिक का डिमांड होता है कि भाई इतना बड़ा बिल्डिंग बन गया, इसमें कोई डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो हम अभी शिक्षा के बारे में आपने पूछा कि मैंने इसमें मूलभूत ढांचे में अभी काफ़ी बदलाव आया है, क्योंकि जो तेजस्वी जी के टाइम में जितने शिक्षकों की बहाली हुई, हम समझते हैं कि ये शिक्षक अभी एक तरह से हर स्कूल में शिक्षक आ गए हैं, और अभी सारे जगहों पर अच्छी पढ़ाई हो रही है। और हम समझते हैं हमारे बच्चा, और ये मतलब क्षेत्र का आगे बढ़ने के लिए सबसे अगर अहम कदम होगा तो शिक्षा होता है। शिक्षा अगर जहाँ का बेहतर होगा, वो क्षेत्र अपने आप विकसित होगा। जैसे सर शिक्षा को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर आप सारी चीज़ें जो है बारीकी से और गहराई में जाकर के बताने की कोशिश की, और यकीनन लोग भी समझेंगे। लेकिन साल 2020 में एक तरफ तौसीफ आलम साहब जो कहे कांग्रेस का चेहरा या महागठबंधन का चेहरा, एक तरफ अनजान नईमी साहब जो AIMIM की तरफ से चुनाव लड़े, और साल 2025 में उलटफेर हो गया है। तो मैं ये आपसे समझना चाहूँगा कि अनजान नईमी साहब को किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है, उन कार्यकर्ताओं को, उन सपोर्टरों को, उन चाहने वालों को जो कल कांग्रेस का थे लेकिन तौसीफ आलम की तरफ थे, आज जो है RJD का है और आपकी तरफ है, मैनेज करने में, उन्हें समझाने में, एक्सप्लेन करने में, कन्विंस करने में किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है? देखिए, हमारे साथ तो आज तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा कि जितने लोग MIM में मेरे साथ थे, आज वही लोग, आज वही हमारा टीम है। आज सारे लोग MIM के हैं, उसमें कई बड़े नेता भी हैं, उनसे भी हमारा संपर्क है, वो लोग भी आज हैं। और जो MIM में चले गए हैं, जो MIM को कोस रहे थे, MIM को क्या क्या कह रहे थे, मैं उन लफ्ज़ों को दोहराना नहीं चाहता। तो ऐसे मैं, आप देख लीजिएगा, इनके साथ वही लोग हैं जो उनके ज़माने में उनके साथ हुआ करते थे। ये वही लोग हैं, ये नहीं है कि MIM के लोग हैं, ये वही लोग हैं जो उनके ज़माने में भी उनके साथ हुआ करते थे। और ऐसे कैसे लोग हैं, इन लोगों को आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, इन चेहरों को आप भी पहचानते हैं कि ये किस तरह के लोग हैं। तो वो मैं बताना नहीं चाहता कि भाई वो कि क्या रहे, सबको अपनी अपनी आज़ादी है, ठीक है, वो चले गए, कहाँ गए, नहीं गए, या मैं कहाँ आ गया, ये अलग मायने है। लेकिन मुझे कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, और मैं अपने जगह पर ठीक हूँ, और मैं समझ रहा हूँ कि मैं बड़ी लोगों का मोहब्बत भी मिल रहा है, और इंशाल्लाह काफ़ी अक्सरियत से हम लोग जीतेंगे भी, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है मुझे। जैसे अभी आपने कहा कि आपके साथ अभी भी जो है AIMIM के बहुत सारे नेता हैं जो AIMIM को भी छोड़ के आपके साथ आए हैं, तो आपको भी पता होगा कि AIMIM के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से एक गिरोह है, एक गुट है, एक टीम है जो सामूहिक रूप से अपना रेजिग्नेशन दिए हैं, इस्तीफ़ा दिए हैं, लेकिन सदर साहब की तरफ से उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो आपके तरफ से कोई पहल किया गया है उन्हें कन्विंस करने के लिए, अपने साथ लाने के लिए? क्योंकि आज भी जो है शायद वो किसी न किसी प्लेटफॉर्म के इंतज़ार में है या तलाश में है। नहीं, वही तो मैं आपको कहा कि जैसे जितने भी MIM के लोग थे, सारे लोग जो सामूहिक तौर पर रिजाइन भी किए, तो उसमें सारे लोग, हम समझते हैं कि 2-3 आदमी को छोड़ करके जो बड़े नेता हैं, वो उन लोगों से भी हमारा संपर्क है, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बात भी होती है। तो वो लोग वक्त और हालात के साथ, कुछ लोग उससे उनमें से हैं जो इलेक्शन भी लड़ना चाह रहे हैं, तो भाई जो लड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी है, या अलग चीज़ है कि वो लड़ेंगे। लेकिन सारे लोग आज हमारे साथ हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, सारे लोग हमारे साथ मिल के काम कर रहे हैं। तो सर, जैसे अभी आपने कहा कि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, हर कोई चुनाव लड़ सकता है। हर कोई चुनाव लड़ने से मतलब है शर्जील इमाम साहब जो कि जेल में बंद है UAPA के तहत, और उन्होंने भी है अपनी ख्वाहिशात जाहिर की है बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की, अपने तरफ से कैंपेनिंग भी शुरू कर दिया गया है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि किसी न किसी तरह के जो है त्रिकोणीय टक्कर हो सकती है, या फिर उन्हें इस तरह की वैल्यू नहीं दी जाएगी यहाँ के वोटरों के ज़रिए? नहीं, देखिए, शर्जील इमाम साहब का जो भी मामला है, उनके साथ भी हम लोगों की हमदर्दी है, चूँकि वो उस वक्त चूँकि एक क्रांतिकारी का रोल निभाए थे कि जब CA NRC का मामला चल रहा था, शाहीन बाग एजिटेशन का मामला चल, एहतजाज का जो मामला चल रहा था, तो उसमें इन्होंने एक बयान दिया था चिकन नेक के बारे में। तो जाहिर सी बात है कि उसी के आधार पर ये आज जेल में है। तो हम यही कहेंगे कि उनको, मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये सबसे यहाँ कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इनको चाहिए था कि NDA के खिलाफ मजबूती से इनको खिलाफत करना था, उनके खिलाफ लड़ना था। लेकिन जहाँ
इंडिया गठबंधन का सीट है, जहाँ इंडिया गठबंधन मजबूत है, ऐसी स्थिति में वहाँ आकर के कमज़ोर करना, कहीं ना कहीं ये इशारा लग रहा है कि भाई भाजपा के तरफ के लोगों का इशारा लग रहा है कि भाजपा चाह रही है कि यहाँ हालात को कुछ बना, मतलब उस तरह बनाया जाए जिससे भाजपा को आसानी हो। तो हमको नहीं लग रहा है, यहाँ के लोग काफ़ी समझदार हैं और काफ़ी जान रहे हैं, और इस तरह के सिस्टम को हमारे मौलाना असरारुल हक कासमी साहब, अल्लाह उनको कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। तो ऐसे शख्स ने इस इलाके में ऐसे लोगों के लिए रास्ता बंद कर दिया है। उससे पहले हमेशा हमारे यहाँ बाहरी लोग हुआ करते थे। मौलाना ने जद्दोजहद किया और कई बार 4 बार 5वीं बार में उनको यहाँ जीत मिली। तो उन्होंने उस जीत के बाद यहाँ एक रास्ता क्लोज कर दिया है ऐसे लोगों के लिए। इनको लड़ना चाहिए था तो अपने क्षेत्र से लड़ते, हम लोगों की भी ताउन रहता इनके साथ, लेकिन ठीक है भाई, अपना कोई भी कहीं से भी लड़ सकता है, लेकिन इस एरिया में संभव नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ का जो हालात है, यहाँ इंडिया वर्सेस एनडीए ही होगा, क्योंकि कई बार आप शुरू से आखिर तक का अगर आप देखिएगा यही यहाँ होते आया है और वही होगा इंशाअल्लाह। सर, जैसे आपको भी पता है कि आप पहले से ही जो है वेल्थ के मामले में, कैपिटल के मामले में आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग रहा है, लेकिन जब आप चुनाव लड़े, चुनाव जीते, पार्टी चेंज किए, तो आपके ऊपर डायरेक्टली जो है खुले मन से इस तरह का आरोप लगाया गया कि आप 6 करोड़ लेकर के इस तरह के जो है पार्टी के साथ गद्दारी दिखाने की या फिर बेईमानी करने की कोशिश की। तो जबकि पहले से आपके पास वो सारी चीज़ें ऑलरेडी है, तो इसमें क्या कहा जाए कि ये एक प्रोपेगेंडा के तहत या एजेंडा के तहत आपके इमेज को, आपके रेपुटेशन को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, तो आप मान लें कि जो पॉलिटिकल कोई टारगेट करता है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, चूँकि हम लोग इन सारी बातों का जवाब पहले भी दे चुके हैं। आप जो आदमी आज बोल रहा है, उनके नेता पहले उनका बयान है, आपका देखिएगा कि मामूली 50 लाख के लिए पार्टी बदल दिए। अवैसी साहब का बयान है कि मामूली 50 लाख रुपया के लिए पार्टी में बिक गए। ये बोल रहे हैं 6 करोड़, कोई और कुछ बोल रहा है। तो अब इन बातों को हम लोग कहाँ कहाँ जवाब देते चलें, क्योंकि हम लोग जिस पार्टी में ज्वाइन किए, आप मालूम कीजिएगा कि उस पार्टी में हमेशा ईडी, सीबीआई, एनआईए का छापा पड़ते रहता है। जरा सा भी कहीं थोड़ी सी भी चरमराहट होती है तो तुरंत वहाँ धावा बोल देता है ईडी के लोग, सीबीआई के लोग। तो ये इतना संभव है कि 6 करोड़ रुपया दे करके राजद के बारे में इस तरह की जो बात करते हैं, तो हमको तो नहीं लग रहा है कि किसी भी एंगल से राजद उस स्थिति में है जो इलेक्शन लड़ने तक की स्थिति, मतलब संघर्ष कर रहा है। जो आज विपक्ष में रहने के, आज 20 साल से जो पार्टी विपक्ष में है, जबकि सत्ता से हटने का इनका 20 साल हो गया, तो अपना पार्टी को कैसे मैनेज करके किस तरह से चल रहा है। तो क्योंकि हम लोग भी पार्टी से जुड़े, तो हम लोग भी देख रहे हैं। तो उस पार्टी पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाना कि 6 करोड़ में खरीदा, अगर ऐसा होता तो आज तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होते, कब का ऐसे लोगों को खरीद चुके होते। तो ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या कहूँ, जिनको अपनी सूझबूझ की कमी है, जिनके मुंह में जो आता है, आप देख रहे होंगे इधर के बयान उनका, हिंदी में बोल रहे थे तो बोल नहीं सक रहे थे तो गलती हो रही थी, तो आप सुरजापुरी में बोल रहे हैं। अब सुरजापुरी में अनर्गल बात करते हैं, जाति अटैक करते हैं। आपने बताया वेल्थ के बारे में, हमारी जो संपत्ति आज की नहीं है, मेरे परदादा, कोई शायद ही जानता होगा कि परदादा के मेरा परदादा का बाप का नाम क्या था, वो भी मैं आपको बता दूंगा। कोई शायद ही जानता होगा। हमारा 6 नस्ल के नाम को मैं जानता हूँ। आप किसी को पूछेगा तो अपना दादा का नाम सही से बता नहीं पाएगा। तो हमारा जो नस्ल है सिंगल शुरू से आ रहा है, और हमारा जो प्रॉपर्टी ये हमारा नहीं है, ये मेरे बाप दादे का दिया हुआ प्रॉपर्टी है, आज का नहीं है। हमारा मौरेसी जायदाद है, और शुरू से सब भाई हमारा वेल मेंटेन है। सब अपने अपना जॉब कर, अपना काम करते हैं, धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपना स्टेटस है। तो इसलिए मैं इन लोगों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ये लोग खुद ना, जो आदमी कल तक खुद सड़क छाप था, जो वो अपना हलफनामे में दायर किया है, जो 2004 के चुनाव में 14,000 का प्रॉपर्टी दिखा रहा है, आज वो 39 करोड़ का कुछ संपत्ति कहाँ से आ गया। सिक्किम में घर, सिलीगुड़ी में 2-3 जगह घर, किशनगंज में 2-3 जगह ज़मीन घर, दिल्ली में घर, पटना में घर, बहादुरगंज में ज़मीन, आपका पवाखाली में ज़मीन। आप उनके हलफनामे में देखिए, आज करोड़ों का 39 करोड़ की संपत्ति आज उनके पास, जो खुद ये बता रहा है कि मेरा सिर्फ विधायकी से कमाई है और मेरा दूसरा कोई आय का स्रोत नहीं है। थोड़ी बहुत जो ज़मीन है तो खेती से आमदनी है, उसके अलावा मेरा कोई आय का स्रोत नहीं है। तो विधायकी से आप इतना 39-50 करोड़ रुपया आप कैसे कमा लिए साहब, हैं? तो अब इसके बारे में हम क्या कहेंगे। जो आदमी मेरे बारे में इल्ज़ाम लगाता है कि एक चौकीदार को नहीं धमका सकता, जिसको ये समझना चाहिए कि हमारे एक हुंकार पर
ये थाना प्रभारी, दो दो थाना प्रभारी तो सस्पेंड कर दिया जाता है। और आपके कार्यकाल में जब आप एमएलए हुआ करते थे, आप पर डालडा चोरी का केस होता है, आप पर 3-4 एफआईआर होता है। जब आप तत्कालीन जब आप एमएलए रहते हैं, आप पर केस होता है। तो आप कमज़ोर हैं कि हम कमज़ोर हैं? आप जब एमएलए थे तो हमारे थाने में आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन के नाम पर 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार तक लिया जाता था। मेरे आने के बाद 1 पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो मजबूत कौन हुआ? किससे डर रहा है? कलम की ताकत मेन होती है। मुंह से बोलने से, भभकी देने से कुछ नहीं होता है। आज के लोग डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि लोग जानता है कि मैं जरा सा भी गलत करूंगा मेरे खिलाफ लिखा पढ़ी होगा। और हम लोग करते हैं, कार्रवाई होती है। हमने करके दिखाने का काम किया, करते हैं हम लोग। गाली दे के क्या होता है? वो भी किसी का बेटा है, पढ़ लिख करके आया है। हम उसको, हाँ, जहाँ गलत करेगा उसके खिलाफ हम लिखा पढ़ी करेंगे, कार्रवाई करेंगे। उस पर विभाग कार्रवाई करेगी। मैं उसको गाली दे के क्या होगा? तुम जो बोलते हो कि भाई चड्डी पर दौड़ाएंगे सीओ को चड्डी पर दौड़ाने की बात करती हो। तुम 16 साल रहे, कितने को चड्डी पर दौड़ाए जी? हैं? कितने को चड्डी पर दौड़ाए? तुम्हारा थाना प्रभारी नहीं सुनता था। मैं हरिजन महिलाओं को लेकर के, यानी कि SC ST के महिलाओं को लेकर के रेप केस करवाने का कोशिश किए। तो आप बात करते हैं कि भाई आप इस तरह का, मतलब कि थानादार आपका अगर सुनता तो क्यों SC ST के महिलाओं को लेकर के आप ये करते, उस पर केस करवाते, रेप केस करवाते? प्रूफ है, 2-3 थाना प्रभारी पर उन्होंने करवाया। तो तुम तो डर की राजनीति करते थे। तुम्हारा क्या इज्जत था प्रशासन में? वो तो प्रशासन खुद हम लोग देखे हैं, चूँकि तुमको खुद जान रहा था कि तुम किस कैटेगरी के आदमी हो, किस तरह की बात करते हो, क्या करते हो, तुम्हारा धंधा क्या है। लोग उसी हिसाब से तुम मेरे बारे में बोलने से पहले अपने गिरबान में झांक करके देख लो, उसके बाद दूसरे के बारे में बोलो। इसलिए हम ये सब पर ज़्यादा बात नहीं बोलेंगे। आपको बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए आगे मैं समझना चाहूँगा कि जैसे अभी आपने कहा कि बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में जो लड़ाई होगी, जो टक्कर होगी, जो आमने सामने होगी, 2 पार्टी या 2 गठबंधन, एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया। लेकिन यहाँ पर जिस तरह आप और तौसीफ आलम साहब की तरफ से एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोशिश की जा रही है, तो आपको नहीं लगता है कि आप दोनों के भिड़ंत के हवा में जो है कोई और सीट निकाले, जैसे एनडीए? नहीं, देखिए, मैं तो इन बातों का जवाब भी नहीं देना चाहता, लेकिन लोगों की तरफ से आके आप जवाब नहीं दीजिएगा तो ठीक नहीं लग रहा है। मैं तो बोलना भी नहीं चाहता था इन बारे में कि भाई वो, चूँकि वो आपने देखा कि शुरू दिनों में आया, ईटा का मामला को लेकर के आया, ईटा का मामला। अरे भाई, ये मेरा अकेले का भट्टा थोड़े है। रोजगार करते हैं, रोजगार करना कोई गुनाह थोड़े है भाई। रोजी रोटी के लिए सब रोजगार करते हैं। आप भी ये कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि रोजगार के लिए ही करते होंगे। हर आदमी अपनी अपनी जगह पर रोजगार करना चाहता है, तो हम लोग तो रोजगार कर रहे हैं भाई। रोजगार कर रहे थे, जब ये हुआ, लोगों का ये हुआ कि नहीं भाई पॉलिटिक्स में आना चाहिए, तो हम लोग आए। तो भाई रोजगार करना गुनाह, पहले से मैं भी रोजगार कर रहा हूँ। तो आप भाई हमको टारगेट करके, जिला में लगभग 172-74 भट्टे हैं, तो भाई सारे लोग अपना अपना रोजगार के लिए कर रहे हैं। आप टारगेट कीजिएगा कि भाई ये रेट में है, तो कोई भी कागज़ को आपको समझना चाहिए। आप जिस SOR को लेकर के आए थे, जिस कागज़ को, उस कागज़ के नीचे खुद लिखा हुआ है कि 100 ये वृक्ष 5715 रुपया। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि फ्लाई एश वृक्ष 6 से 10 रुपया प्रति पीस, और कले वृक्ष यानी मिट्टी का ईंट 10 से 12 रुपया प्रति पीस, और ब्लॉक का 30 रुपया प्रति पीस। उसके उसी SOR में लिखा हुआ है। तो आपको अगर अक्ल होती या सेंस होता तो आप किसी जानकार इंजीनियर से पूछते कि इसका क्या मतलब है, 100 ए वृक्ष का क्या मतलब है। आपने पूछा नहीं, आप अनाप शनाप DM साहब पर आरोप लगा दिए कि 1.5 करोड़ रुपया दे करके DM का मुंह बंद कर दिया। अरे भाई, किसी का मुंह कोई बंद कर सकता है? कोई लीगल, वो IAS ऑफिसर है साहब, आप उनके बारे में इस तरह की इल्ज़ाम लगाते हैं बगैर सर पर करके। अरे बात का तथ्य के साथ आप बोलिए तो वो भी, कोई भी इल्ज़ाम चलेगा। लेकिन आप एक IAS अफसर पर इस तरह की बात करते हैं कि 1.5 करोड़ रुपया रिश्वत देने का काम किया, DM साहब के मुंह को बंद कर दिया। तो इस तरह का, देखिए, घिनौनी बातें हम बोलना नहीं चाहते। इस तरह का बातों से कोई फ़ायदा भी नहीं है। हम उनके बातों का जवाब भी नहीं, आप पूछ रहे हैं तो इसलिए मजबूर होकर मुझे बोलना पड़ रहा है। मैंने एनडीए के बारे में पूछा। क्या पूछे? जैसे आप और तौसीफ आलम साहब जो है एक दूसरे को खुले मन से एक दूसरे की गलतियां, कमियां, कोताहियां गिना रहे हैं, तो कहना कि आप दोनों की लड़ाई में एनडीए इसका फ़ायदा नहीं उठा लेगी? नहीं, हम तो उनका नाम भी नहीं लेना चाह रहे थे मुँह से। आपको बताया मैं अभी कि मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाह रहा था। और आज तक मेरे इस 5 साल के कार्यकाल में कहीं भी नहीं देखिएगा कि मैं उनके बारे में कहीं एक लफ्ज़ बोला हूँ। मेरा पूरा देख लीजिएगा भाषण को उठा करके, कहीं एक लफ्ज़ मैं बोलना नहीं चाह रहा था। मैं ये कह रहा था कि आपने 16 साल अवाम को दिया, आपको अवाम ने 16 साल दिया, तो आप इस 16 साल का बखान कीजिए ना भाई। इस 16 साल में कि भाई मेरा ये उपलब्धि रहा, हम ये कर दिए, ये 5 साल में ये बर्बाद कर दिया, नहीं किया।
अरे भाई आप, मैं तो कह रहा हूँ कि आप अपने उपलब्धियों को गिनाइए, उपलब्धियों के आधार पर आप लोगों के बीच जाइए, हम अपने उपलब्धियों को लेके जाएंगे। टारगेट आप पर्सनल टारगेट करके किसको क्या गुमराह करना चाहते हैं कि वो कर दिया, वो ऐसा कर दिया। हम आपके बारे में नहीं बताना चाहते हैं लोगों कि आपकी क्या स्टेटस है, आपका क्या ये है। मैं अगर उस साले को अगर बग्घी उघाड़ूंगा तो उन सारी बातों का, तो ये कि एक चीज़ आपको दिन ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं वो सब पर जाना नहीं चाहता, इसलिए ये सबसे किसी को फ़ायदा होने वाला नहीं है। आज पूरे प्रदेश में गठबंधन का आंधी चल रहा है। आप अभी देख रहे होंगे SIR वाला मामला को लेकर के वोटर अधिकार यात्रा जो चल रहा है अभी आपका, इसमें हमारे केंद्र के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी हैं और बिहार के प्रतिपक्ष के नेता हमारे माननीय तेजस्वी जी हैं। आप देख रहे होंगे कि मतलब जो लाखों का भीड़ जो जमा हो रहा है, लाखों का भीड़ जो उनसे मिलने के लिए, उनको सुनने के लिए आज मतलब व्याकुल है, समझिए। आप अगर देखिएगा तो इससे पता चलता है एक आंधी चलेगा, एक आंधी चलेगा इसका आपका मतलब गठबंधन का। तो इसलिए ये सब में, इस आंधी में कोई टिकने वाला नहीं है। तो इसलिए हम ये सब पर कोई बात करना नहीं चाहते। इसलिए NDA को कहीं से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। एक था जब कभी मिल गया था वो और बात थी, उस वक्त के लोग, तब से लोग बहुत सतर्क हो गए हैं, बहुत अलर्ट हो गए हैं। इसलिए कहीं से कोई NDA को लाभ नहीं मिलेगा इससे। जैसे अभी आपने जो कुछ भी एजुकेशन के बारे में कहा, एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार के बारे में कहा, तो यकीनन मैं आपसे चाहूँगा कि चुनाव से पहले खास करके जो बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के नौजवान हैं, युवा पीढ़ी है, जो कहीं ना कहीं गुमराह हो जा रहे हैं, उन्हें मिसलीड किया जा रहा है, उन्हें मिसगाइड किया जा रहा है। तो ऐसे चुनाव से पहले मानिए अगर ये इंटरव्यू यहाँ के नौजवान देखते हैं तो उनको कोई ख़ास मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? जी, अभी हमारे नेताओं ने, इंडिया गठबंधन के लोगों ने, खास करके राहुल जी ने बहुत अच्छा अभी हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं। जैसे माँ बहन मान योजना के तहत हम लोग हर महिला को 2500 रुपया मिलेगा, उसके लिए अभी फॉर्म भरवाया जा रहा है। हम लोग भी कर रहे हैं। कल भी हम लोग कैंप लगाए थे वहाँ आपका गांगी में, तो हम लोग भी कर रहे हैं। तो ये एक फॉर्म हम लोग का और आ रहा है। हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान, शिक्षित नौजवान हैं, ऐसे नौजवानों का रजिस्ट्रेशन होगा। चूँकि नेता, हमारे नेता ने, हम तेजस्वी जी ने, राहुल गांधी जी ने और जो भी लेफ्ट के जो नेता हैं, ये सारे लोगों ने मिल बैठ करके एक मास्टर प्लान बनाया है कि हमारे रोजगारों को, जैसे वो इंटरनेशनल कंपनियों का, हमारे नेशनल जो कंपनी है, राष्ट्रीय कंपनियां हैं, उन कंपनियों का, सारे कंपनियों का एक मतलब ये होगा, ये रोजगार मेला, ड्राइव या कैंपेन चलाया जाएगा। हाँ, मतलब वो कैंपस सिलेक्शन का हर जिला में लगाया जाएगा। उसके लिए भी हम लोग रजिस्ट्रेशन करने के लिए, चूँकि बात हो गई है, फॉर्म अभी आया नहीं है, तो नौजवानों को हम कहेंगे कि जो जिस तरह का, जिसके अंदर टैलेंट है, उसको उसके टैलेंट के हिसाब से उसको रोजगार मिलेगा। वो हम लोग कराने जा रहे हैं। जो कि बात हुई है हमारे नेता तेजस्वी जी से और राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि वो फॉर्म का हम लोग तैयार कर रहे हैं, वो फॉर्म लोगों को मिलेगा। तो उसका भी रजिस्ट्रेशन हम लोग चालू करेंगे। हमारे जो शिक्षित नौजवान हैं, उनका डिग्री के हिसाब से वो फॉर्मेट तैयार हो रहा है, वो तैयार हो जाएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन करा करके हम लोग ऐसे नौजवानों को भी रोज़गार देने का काम के लिए सरकार मतलब प्रयास कर रही है। ऐसे लोगों को जो ये रोज़गार की जो कमी है उसको रोकने, मतलब रोज़गार मिले लोगों को कैसे, उसके लिए भी प्रयासरत है हमारी सरकार। जैसे आज अनजान नईमी साहब विधायक है और 2025 के चुनाव लड़ने के बाद विधायक बनने की ख्वाहिशमंद है, तो यकीनन यहाँ के वोटर, बिना वोटर के, बिना मतदाता के कोई भी विधायक, MP, MLA नहीं बन सकता है। और यहाँ पे हर वोटरों को हर तरह से डायरेक्टली, इनडायरेक्टली मिसलीड करने की कोशिश की जा रही है। तो मानिए चुनाव से पहले आप उनको कोई ख़ास पैगाम देना चाहें ताकि वो एक जगह जो है जुड़े रहे और कोई ऐसे कैंडिडेट का इंतखाब करे जो वाकई यहाँ के डेवलपमेंट के लिए जो है तत्पर हमेशा खड़ा रहे। देखिए, वाकई आप सही बोल रहे हैं कि मेनली अवाम मालिक है। हम लोग तो उसके खिदमत के लिए भाई हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब मालिक तो अवाम है, वो किसको बनाएगा किसको नहीं बनाएगा ये तो अवाम के हाथ में है। अवाम मालिक है, वोटर मालिक है, तो भाई मालिक का जो आदेश होगा सर आँखों पर होगा। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि मालिक उन पर छोड़ना चाहिए। आप अपनी बात को रखिए, हम भी अपनी बात को रखते हैं, बाकी फैसला तो उनको करना है कि वो किसको करेगा। तो इसलिए हमारा जो अपना जो रुझान है, हम जो देख रहे हैं कि हम लोगों ने जो किया इस 5 साल में, जो करके दिखाने का काम किया, लोग इससे खुश हैं, लोग इससे मुतासिर हैं। जो बार बार अभी जो आपका कह रहे थे टेरागाज बादूगंज, जबकि मैंने कहा कि टेरागाज बादूगंज रोड बहुत जद्दोजहद के बाद हम लोगों ने करवाने का काम कर दिया है, लेकिन मामला कोर्ट में चले गया है। तो अल्लाह का करम देखिए, आपका परसों दिन कोर्ट का जजमेंट भी आ गया। वो आपका भागलपुर के गणेश राम डोकानिया को मिल गया, भागलपुर के हैं। तो इंशाल्लाह वो कागजी प्रक्रिया जो पूरे होने में जो 10-15 दिन का समय लगेगा, उसके बाद इंशाल्लाह धरातल पर काम शुरू होगा। तो हम लोग तो काम करने के लिए आए हैं। ये 234 या 36 करोड़ के लागत से उसका जो टेंडर ये अमाउंट भी बढ़ गया है। पहले 218 करोड़ था, अभी 234 या 36 करोड़ हो गया है।
तो हम लोग ये इस योजना को अगर अकेले लें तो हम समझते हैं कि हमारे जो पिछले विधायक हैं उनके पूरे कार्यकाल 16 साल के अमाउंट से भी ज़्यादा होगा ये। तो इस तरह की बात जो बोलता है कि क्या किया नहीं किया, तो हमारा काम तो मेरे सामने में है। जो हम लोग जब इलेक्शन कैंपेनिंग में जाते थे, आपका लक्ष्मीपुर साइड में हमारा 3 पंचायत दिगल बैंक का भी है, तो हम लोग जब जाते थे तो वहाँ के लोगों ने कहा कि अगर आप विधायक बनिएगा तो इस पुल को अगर बना दीजिएगा तो हम लोग आपके साथ हमेशा से रहेंगे। लेकिन वहाँ हम लोगों ने 2 तरफ से पुल बनाने का काम किया। आप सीधे लक्ष्मीपुर चले जाइए, एक सीधे आप चले जाइए आप बीबीगंज, आपका तुलसिया बीबीगंज रोड में जितना पुल पुलिया है 8-10 पुल पुलिया के साथ वो बन रहा है, चालू हो गया है। आपका लोहागड़ा जो पलसा है वहाँ से लेकर के कुड़ियली तक वो रोड भी चौड़ीकरण के साथ आपका काम चल रहा है, उसमें भी पुल पुलिया जितना है सब बन रहा है नया नवीकरण के साथ। आपका जब मतलब जितना बड़ी बड़ी काम है, आप निशंद्रा से झाला को ले लीजिए, निशंद्रा पुल जो ऐतिहासिक लोग सोच भी नहीं सकता था कि ये पुल बनेगा। आप टेरागाछ को ले लीजिए, वहाँ एक ही कनेक्टिविटी था। टेरागाछ में बड़ा जद्दोजहद के बाद मौलाना असरारुल हक कासमी साहब का देन था कि आपका बाद लौचा पुल हो गया। लौचा पुल के बाद पहला कनेक्टिविटी मिला टेरागाछ के लोगों को, तो दूसरा कनेक्टिविटी हम समझ रहे हैं आपका निशंद्रा पुल होगा जो टेरागाछ के लोगों को। लोधावाड़ी पुल भी बन रहा है, लगभग आधा कंप्लीट हो गया और 2-4 महीने में वो भी हो जाएगा। और बहुत तेज़ी से कल हम लोग गए थे धरहर, तो वहाँ देखे कि बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, लगभग 8-9 पिलर गाड़ने का काम लगभग हो गया है। तो वो काम हो रहा है। ये होने के बाद उसमें 14-15 पुल पुलिया के साथ वो भी चौड़ीकरण के साथ बन रहा है। आपका घनी फुलसरा से कलियागंज की रोड को देख लीजिए, वो भी लगभग 14-15 पुल पुलिया के साथ आपका चौड़ीकरण के साथ वो भी बन के रेडी होने जा रहा है। तो हम लोग तो काम किए साहब, एक एक काम हम लोग गिनाने के लिए हम लोग उपलब्धि गिनाएंगे। आप 16 साल में क्या किए इस उपलब्धि को गिनाइए ना। आप किसी के जाति ज़िंदगी पर क्यों उंगली उठाते हैं कि वो बना रहा है, वो ऐसा किया वो ऐसा किया। मेरे पर कोई एक अगर आदमी भी इल्ज़ाम लगा दे कि नईमी साहब ने हमारे साथ धोखा किया, हमसे पैसा लिया, हमसे रिश्वत लिया, तब मेरा काम किया, उस आदमी के पास सैकड़ों मिसाल है। मैं तथ्य के साथ दूंगा आपको। सैकड़ों लोग हैं जो ये कहेगा कि हमसे 5 लाख रुपया। अभी एक आदमी है वो मेरे पास आने वाला है, फ़ोन किया है, लोहागड़ा साइड का ही है, उस पर कोई मर्डर केस गलत ढंग से हो गया, उससे 12 लाख रुपया लिया। 3 आदमी है, 12 लाख रुपया लिया, बोला कि तुमको मतलब जेल जाने नहीं देंगे, तुम्हारा पैरवी कर देंगे। लेकिन बेचारे का पैरवी भी नहीं किया, 12 लाख रुपया ज़मीन जायदाद बेच करके दिया और वह आदमी आज जेल में है। हमसे जो उसका कोई रिश्तेदार आया था मेरे पास कि सर पैरवी भी नहीं किया, रुपया भी ले लिया, जेल में है, वो सिर्फ आने दीजिए, आपके इलेक्शन में वो आदमी घूमेगा। तो हम लोग पैरवी कर रहे हैं, उसका बेल हो जाए। तो इस तरह का भाई एक मिसाल है कि किस किस लोगों को ठगा और कैसे, क्या टेक्निक है, क्या जादू है लोगों से पैसे लेने का। हम लोगों के पास कोई पैरवी के लिए आता है तो हम लोग सोचते हैं कि पैसा क्यों लगेगा साहब, मेरे विधायक के पास आया है तो पैरवी करेंगे, पैसा लगेगा। और वो लोग कैसे पैसा निकाल लेता है लोगों से, इस भोली भाली अवाम से, हमको ये समझ में नहीं आ रहा था। ये जादू मतलब समझने की ज़रूरत है कि किस तरह का जादू है। तो इस तरह के लोगों से लोग सतर्क हैं, लोग जान रहे हैं। जिसको लोग एक बार धुतकार दिया है, एक नकार दिया है, तो दोबारा हम नहीं समझते हैं कि उसको गले लगाएगा। जो आदमी थूक करके चाटता हो, आपने देखा कि उस दिन वो क्या बोला, BLO को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, फिर तुरंत डिलीट कर दिया। तो थूक करके चाटने का ही काम हुआ ना। हम क्यों ऐसा करेंगे कि जिससे हमको चाटना पड़े। उस दिन गए राजधानी एक्सप्रेस में चैन खींच दिए साहब, सुनसान जगह पर। आप फिर माफ़ीनामा लिख करके देते हैं, क्यों? आप एक विधायक हैं साहब 4 टर्म के, इस तरह का आपका ये मतलब किरदार होता है। आप अपने किरदार पर नज़रसानी कीजिए, आप अपने देखिए अपने आप को कि आप कहाँ हैं क्या हैं। तो इसलिए ये सब बात बताने की ज़रूरत नहीं है, अवाम खुद समझ रही है, अवाम देख रही है। इसलिए मैं अब ज़्यादा क्या बोलूँ इन बातों पर। एक आखिरी सवाल के ज़रिए समझना चाहूँगा कि ये रील का दौर है, यानी 15 सेकंड में 30 सेकंड में लोग जो है बहुत सारी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ के कोई भी कैंडिडेट हो, अगर मानिए पास्ट को, माजी को पीछे छोड़ देते हैं, किसी भी तरह के मैंने क्या किया, उसने क्या किया, ये सारी चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं, और अगर मानिए 30 से 15 सेकंड या फिर 1 मिनट तक आपका कोई वीडियो देखता है, तो आपके पास कौन मुद्दे को लेकर जो आप चुनाव मैदान में उतरेंगे, क्योंकि वार पलटवार ये होता रहेगा, लेकिन उनके और आप में कुछ तो अलग है, डिफ्रेंशिएट है। और अगर आप अपने अलग किरदार को लोगों के सामने लेके जाएंगे तो कोई ऐसे मुद्दे हैं, इश्यूज़ है या आपके मिशन से, विजन से, जिस पर आप अगले 5 साल अगर यहाँ के लोगों ने मौका दिया तो काम करेंगे। हम तो वही कह रहे हैं कि मेरे उंगली में गिनती है, एक एक लोग को मैं आज पहचान रहा हूँ अपने क्षेत्र में। चूँकि मैं इतना घुमा हूँ, लोग खुद आपको बताएंगे कि शायद इतिहास गवाह होगा कि मेरे तरह कोई MLA उतना क्षेत्र नहीं घुमा होगा। शायद ही कोई दिन ऐसा होता है कि जब हम लोग पटना रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो हम लोग नहीं जा पाते हैं क्षेत्र।
नहीं तो हर दिन हम लोग क्षेत्र घूमते हैं। और एक एक चीज़ हम तो ये कर रहे हैं कि अभी जितना हमारा रोड बन रहा है, ये बनने के बाद 12-13 पुल, 12 से 15 पुलिया बनने के बाद मेरे यहाँ पुल का काम खत्म हो जाएगा, पुल रहेगा ही नहीं। और 25 से 30 रोड बनने के, सड़कें यहाँ छोटी मोटी सड़कें हैं जिसमें 500 मीटर है, 400 मीटर है और 1 किलोमीटर है, इस तरह की 20 से 25 सड़कें, 30 सड़कें रह गई है। ये सड़कें बनने के बाद आपको सड़क भी नहीं मिलेगा। और हम समझते हैं कि अगर मुझे मौका दिया तो आने वाले 1-2 साल में ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। और आपका एक पुल आपका जो रह गया है आपका मटियारी, वो पुल को बनवाने का काम करेंगे हम लोग। और एक आपका चुनीमारी घाट का जो पुल है वो प्रोसेस में है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह वक्त से, अभी इलेक्शन से पहले ही ये शिलान्यास हो जाना चाहिए। अगर हो जाता है तो इसके अलावा और हमारे पास 12 से 15 पुलिया के अलावा कोई काम बाकी नहीं रहेगा। हम लोग सारा काम मुकम्मल कर दिए हैं और इसको नवीकरण का ही काम रहेगा, इसको सिर्फ मेंटेनेंस का काम रह जाएगा। हम लोग तो काम के बिना पर लोगों के पास वोट मांगेंगे कि हम लोग काम किए हैं। सर, जैसे अभी आपने कहा कि राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी बिहार के कई ज़िलों में कई विधानसभा क्षेत्रों को कवर करके वोट अधिकार यात्रा निकाले हुए हैं और आपने कहा कि लाखों के तादाद में लोग जो है इस यात्रा में जुड़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि जिस तरह यहाँ पर SIR की शुरुआत की गई, जिस तरह यहाँ के वोटरों को छटनी करने की कोशिश की गई, आपको लगता है कि ये जो भीड़ है वो नतीजों में तब्दील हो पाएंगे और महागठबंधन की सरकार बन पाएगी? आप किस तरह के एनालिसिस करके आप बता सकते हैं? देखिए, कैसे नहीं कर पाएगी। जैसे आपका पिछले बार का जो डिफरेंसेस था, 12,000 वोट का ही डिफरेंस था NDA और इंडिया गठबंधन में। 12,000 वोट इंडिया गठबंधन को कम आया और वो भी हम समझते हैं कि 12-14 सीट में बेईमानी करने के बाद, अगर वो बेईमानी नहीं करता तो आज इंडिया गठबंधन की हुकूमत होती। लेकिन चलिए ठीक है, लेकिन ये भीड़ ही नहीं, लोगों का जो हर कैटेगरी के लोग, हर जाति धर्म के लोग आज नाराज़ चल रहे हैं। ये SIR का जो मामला है, आज हम को एक शेरशाहबादी भाई कल फ़ोन किए थे कि भाई हम लोग सारा पेपर अपलोड कर दिए हैं, सब दे दिए हैं इसको, फिर लिखने के लिए हमारा शेरशाहबादी का नाम लिख के लेके जा रहा है कि बोले ये लोग बांग्लादेशी का करके। हम कहे कि आप वो पेपर लेके आइए आप भाई, कौन नोटिस कर रहा है, हम बात करेंगे। जिला से मैं DM से मैं बात करूंगा, SP से ज़रूरत पड़ेगी SP से बात करूंगा, IG से बात करूंगा, क्या मामला है। तो अभी आने वाले हैं वो, मैं देखना चाहता हूं कौन सा नोटिस किया है कि वो बोल रहे हैं कि बोले शेरशाहबादी का नाम को नोट करके लेके जा रहा है। तो अगर ऐसा अगर कोई गलत कर रहा है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। भाई जो भी हमारे यहाँ नागरिक हैं, जो भी, या फिर चुनाव आयोग को नागरिकता सिद्ध करने का अधिकार नहीं है, वो अपना वोटर, कौन वोटर है कौन नहीं है, इसका अगर वो गहन पुनर्निरीक्षण कर रहा है तो वो करे। लेकिन अगर गलत करेगा तो हम लोग बख्शेंगे नहीं ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं इसको, एक चीज़, हर चीज़ को हम लोग बहुत मतलब पैनी नज़र रखे हुए हैं हर चीज़ पर। तो इसलिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी और इंशाल्लाह किसी को दिक्कत भी होने नहीं दिया जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। शुक्रिया आपका भी।